Hello students, in this class we will discuss about the basic concept of colligative properties. Students, basically the properties which depends upon the number of solute particle irrespective of their nature related to the total number of particles present in the solutions are called colligative properties. Mainly there are four types of colligative properties which are relative lowering of vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point and last osmotic pressure. तो स्टूडेंट बेसिकली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? वो प्रॉपर्टीज जो सोल्यूट पार्टिकल्स के नंबर्स पे डिपेंड करें, इस बात पे डिपेंड ना करें कि हमने सोल्यूट कौन सा लिया हुआ है, को क्या नेचर क्या है उसमें जो प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स है, इस बात पे डिपेंड नहीं करेंगी। सिर्फ इस बात पे डिपेंड करेंगे कि जो हमारे पास सॉल्यूट है उसमें जो नंबर्स हैं जो हमने डिसॉल्व किया अपने एक सॉल्वेंट में सॉल्यूट, उसमें जो पार्टिकल्स का नंबर है वो कितना है। मेनली फोर टाइप्स की प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला है लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कि वेपर प्रेशर में कमी आ जाना। सेकंड है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट हो जाना। थर्ड है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का कम हो जाना। और एक लास्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर। इन दिस लेक्चर वी विल ओनली डिस्कस अबाउट टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, relative lowering in vapor pressure and elevation in boiling point. So student, first जो हमारे पास colligative properties है वो हम डिस्कस करेंगे relative lowering of vapor pressure. Students, इस बात को समझने के लिए आपको पहले वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा। जनरली हम क्या करते हैं, जब भी हम एक क्लोज कंटेनर की बात कर लें, क्लोज कंटेनर में हम जब एक वोलेटाइल सॉल्वेंट या वोलेटाइल सॉल्यूशन को कंटेन करते हैं तो हम ये कहते हैं कि उसके कुछ पार्टिकल्स क्या करते हैं वेपर फेस में ट्रांसफर हो जाते हैं, यानी कि दो फेसेस में इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाता है, वेपर फेस में और लिक्विड फेस में। तो ये जो पार्टिकल्स हमारे पास प्रेजेंट है वेपर फेस में जो प्रेजेंट है, यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? वेपर प्रेशर के लिए। तो स्टूडेंट, जब हम कभी इसमें एक ऐसा सॉल्यूट इसमें ऐड करें जो कि नॉन वोलेटाइल नेचर का हो, तो वो क्या करेगा, वो इसके जो सरफेस एरिया पे जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वहां पे थोड़ा सा अपना ये स्पेस जनरेट करेगा। तो ऐसा करने पे होगा क्या कि जो हमारे पास पहले जो पार्टिकल्स वेपर फेस में आराम से चले जा रहे थे, वो क्या करेंगे, जब ऊपर की तरफ आएंगे तो इन पार्टिकल्स के साथ क्या करेंगे, स्ट्राइकिंग करेंगे। स्ट्राइकिंग के थ्रू क्या होगा कि कुछ पार्टिकल्स वेपर फेस में ट्रांसफर होने में पॉसिबल नहीं कर पाएंगे, अपना जो फेस है उसको ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। तो इस केस में क्या होगा कि हमारे पास ये जो नंबर्स थे जो एक प्योर सोल्वेंट के केस में प्रेजेंट थे वो कम हो जाएंगे। आप कैसे सपोज कर सकते हैं, हम यहाँ पे दो को इरेज कर देते हैं। और आपको पता है जो वेपर प्रेशर है वो डिपेंड करता है जो हमारे पास कंपोजिशन है वेपर्स की। वेपर में हमारे पास जितने वोलेटाइल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, हम कह सकते हैं कि उसमें उतना ही ज्यादा उसका वेपर प्रेशर है। बट जब आपने देखा कि हमने जब सॉल्यूट ऐड किया है जो कि नॉन वोलेटाइल नेचर का है, तो उसने क्या किया, उसने स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया सरफेस के। तो जब सरफेस का स्पेस ऑक्यूपाई किया तो जो हमारे पास पार्टिकल वेपर फेस में ट्रांसफर हो रहे थे उन्होंने स्ट्राइकिंग की इन पार्टिकल्स के साथ और अपनी एनर्जी को लॉस कर दिया। तो एनर्जी लॉस होने के कारण वो फर्दर आगे वेपर फेस में ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे, जिससे जो कंसंट्रेशन है वेपर फेस का वो डिक्रीज कर जाएगा। और कंसंट्रेशन है वेपर्स का अगर वो डिक्रीज कर जाएगा तो आप ये कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर में भी क्या हो जाएगा, कमी आ जाएगी। तो स्टूडेंट, यही हमारे पास आप कह सकते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमारे पास रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का है। तो अगर आप इसको एक्सप्रेशन के थ्रू समझना चाहें तो हम डेल P1 से मेंशन करते हैं। यहाँ पे 1 जो सबस्क्रिप्ट है वो मेंशन करती है सॉल्वेंट को। तो जो हमारे पास लॉवरिंग है स्टूडेंट, रिलेटिव लॉवरिंग बेसिकली रिस्पेक्ट के रिगार्डिंग होता है। जब हम प्योर वेपर प्रेशर के रिस्पेक्ट में जो वेपर प्रेशर चेंज होता है सॉल्वेंट का, उसको जब बात करते हैं तो रिलेटिव लॉवरिंग कहते हैं। और अगर हम सीधे सीधे चेंज कहना चाहें वेपर प्रेशर में तो वो लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर का हम कंसीडर करते हैं। तो ये हमारे पास अगर आप देखें डेल P1 रिप्रेजेंट कर रहा है लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो हमारे पास प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और फिर जो हमने सॉल्यूशन बनाया है उसमें उस सॉल्वेंट के कंपोनेंट का वेपर प्रेशर, तो उसको हमने जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो रिप्रेजेंट करेगी हमारे पास लोवरिंग इन वेपर प्रेशर को। तो आपको पता है P1 हम मेंशन कर सकते हैं x1 और P1 रॉड फ्लो के अकॉर्डिंग, आपको पता है। तो इसको पुट करेंगे, पुट करने के बाद हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से आ जाएगी। इस तरीके से आने के बाद आपको पता है 1 - x1 अगर टू कंपोनेंट सिस्टम है तो हम 1 - x1 को x2 कह सकते हैं। x2 रिप्रेजेंट कर रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो स्टूडेंट, हम जो हमारे पास 1 - x1 है इसको रिप्लेस कर सकते हैं x2 से।
तो उसके बाद अगर हम बात करें रिलेटिव लोवरिंग की वेपर प्रेशर में, तो हमारे पास उसके लिए एक्सप्रेशन है डेल P1 अपॉन P01। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हमारे पास सिंपल हम ये जो हमने अभी फाइंड आउट किया है इसको डिवाइड कर देंगे P01 से, तो हमारे पास ये P इसको आप सिंपल कर सकते हैं। सिंपल करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, यू विल फाइंड X2। देन स्टूडेंट आपको पता है कि हम मोल फ्रैक्शन को नंबर्स ऑफ मोल पे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप देखना चाहें तो X2 का जो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, इसको अगर हम मोल्स के बेसिस में डिफाइन करना चाहें तो हम इसको कर सकते हैं। आपको पता है X2 चूंकि मोल फ्रैक्शन है सोल्यूट का, तो इसके लिए जो एक्सप्रेशन होगी वो होगी N2 अपॉन N1 प्लस N2। यहाँ पे नंबर्स ऑफ मोल है सोल्यूट के N2, N1 नंबर्स ऑफ मोल सोल्वेंट, और देन अगेन आपके पास N2 नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। स्टूडेंट्स क्योंकि सोल्यूट की क्वांटिटी बहुत ही कम है, तो इसके जो नंबर्स ऑफ मोल्स होंगे उनकी भी वैल्यू काफी कम आएगी। इसलिए अगर हम इस एक्सप्रेशन में डिनोमिनेटर में N2 को नेग्लेक्ट कर दें तो ओवरऑल वैल्यू पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। तो हम क्या करेंगे, N2 की वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देंगे। उसको नेग्लेक्ट करेंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगी, N2 अपॉन N1 हो जाएगा। देन हम मोल्स को किस में कन्वर्ट कर देंगे, ग्राम वैल्यू और मॉलिक्यूलर मास में। तो मोल्स इज इक्वल टू आपको पता है ग्राम वैल्यू अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो देन जब आप इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से ये ऑब्जर्व हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अगर आप बात करें रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो उसके लिए आप डायरेक्ट एक्सप्रेशन दे सकते हैं W2 इंटू W1 बाई M2 इंटू W1। M1 रिप्रेजेंट कर रहा है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, M2 रिप्रेजेंट कर रहा है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, देन W2 मॉलिक्यूलर ग्राम वैल्यू ऑफ सोल्यूट और W1 ग्राम वैल्यू ऑफ सॉल्वेंट। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो कि एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का पार्ट है। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो है हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो फ्रेंड जैसे हमने डिस्कस किया लोवरिंग इन वेपर प्रेशर में, ठीक उसी तरीके से हमारे पास उसी के आप कह सकते हैं सिमिलर जो टॉपिक है वो है हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर आप सिंपल वे में इस बात को समझना चाहें तो स्टूडेंट जब भी हम ये कहते हैं कि हमारे पास वेपर प्रेशर डाउन हो गया है, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया किसी सॉल्वेंट का, तो डेट मीन्स उसकी वोलेटिलिटी जो है वो भी कम हो जाती है, उसका जो वोलेटाइल नेचर है वो कम हो जाता है, हम ये कह सकते हैं। तो जब उसका वोलेटाइल नेचर कम हो गया तो आप ये भी कह सकते हैं कि उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। तो ये तो रही एक सिंपल आप जो लोवरिंग रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बेसिस पे डिफाइन कर सकते हैं। बट अगर आप इस बात को समझना चाहें तो उसको भी हम इसी डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना होगा बॉइलिंग पॉइंट। सर बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे हम बात करें वेपर प्रेशर की किसी सॉल्वेंट की वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। तो सपोज दैट हमने किसी सॉल्वेंट को बहुत ज्यादा कूल कर रखा है और ग्रेजुअली हम उसको हीट करना स्टार्ट करें, तो जब हम उसको हीट करना स्टार्ट करेंगे तो उसके वेपर फेज पे इंक्रीमेंट आता जाएगा। तो हम ये कहेंगे हम उसको ग्रेजुअली हीट करते 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 एक ऐसी कंडीशन में पहुंच गए कि उसका जो वेपर प्रेशर है वो बराबर हो गया किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो एग्जैक्टली वो जो पॉइंट होगा टेम्परेचर का जिस पॉइंट पे हमारे पास जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्विवेलेंट हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं सॉल्वेंट के लिए बॉइलिंग पॉइंट। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे जब कह रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो हम ये कहना चाहते हैं कि जब भी हम कोई सॉल्यूट ऐड करेंगे सॉल्वेंट में तो उससे क्या होगा, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाएगा। जिस टेम्परेचर में वो पहले प्योर स्टेट में बॉइल करता होगा अब वो उस पॉइंट पे बॉइल नहीं करने वाला है। तो अब अगर आप इसे मैथमेटिक वे में एक्सप्रेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास ये डेल टी भी हमारे पास क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो कि हमारे पास डिफरेंस होता है जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है और जो हमारे पास प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, इन दोनों का डिफरेंस रिप्रेजेंट करता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को। और जब हमने ये कहा कि जो सोल्यूट पार्टिकल है वही रिस्पॉन्सिबल है इस एलिवेशन के लिए, तो हम सीधे सीधे बात करें कि ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। सो यहाँ पे जो हम टर्म यूज करेंगे कंसंट्रेशन को डिनोट करने के लिए वो मोलैलिटी है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन मोलैलिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो जब हम केजी में बात कर रहे हैं सॉल्वेंट की, तो ये हमारे पास जो टेम्परेचर है उससे इसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। मोलैरिटी जो होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट फिनोमिना है, इसीलिए हमने यहाँ पे मोलैरिटी को यूज किया जो कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट फिनोमिना है। तो टेम्परेचर के चेंज होने पे हम कितने रूम टेम्परेचर पे बात करें तो कंसंट्रेशन टर्म जो मोलैलिटी है वो चेंज नहीं होता है, क्योंकि हमको पता है जो मास होता है उसका टेम्परेचर से कोई डिपेंडेंसी नहीं है। तो स्टूडेंट हम सीधे सीधे कह सकते हैं डेल टी बी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। और मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन की जब हम बात कर रहे हैं तो आपको पता है हम यहाँ पे सीधे सीधे सॉल्यूट के जो मोल्स है उनकी और जो सॉल्वेंट है उसका मास की बात कर रहे हैं केजी में।
तो स्टूडेंट हम यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा के केबी को इंट्रोड्यूस करेंगे। केबी ही यहाँ पे हमारे पास क्या है, एलिवेशन कांस्टेंट है, डिपेंड करेगा जो नेचर होगा हमारे पास सॉल्वेंट का उस पे। तो इसको हम मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी कहते हैं और इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। इसकी जो यूनिट है वो है केल्विन केजी मोल इनवर्स, वो आप यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम इस टर्म को इधर भेज दें तो टेम्परेचर के लिए आपको पता है यूनिट केल्विन है, और ये हमारे पास चूंकि मोलैलिटी है तो मोल्स पर केजी है, तो आप सिर्फ उसको फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। तो स्टूडेंट अगर हम इस टर्म की बात करें, अगर हम मोलैरिटी को एक्सपेंड कर दें इसके टर्म्स में, यानी कि मोल्स ऑफ सोल्यूट में और जो मास है हमारे पास सॉल्वेंट का उस पे, तो हम यहाँ से जो हमारे पास सोल्यूट है उसका हम मोलिकुलर मास भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम किसी सॉल्यूट को ऐड करने पे किसी सॉल्वेंट के जो बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आ रहा है उसको अगर हम फाइंड आउट कर लें, एक्सपेरिमेंटल वे में हम कर सकते हैं, तो उस एलिवेशन की हेल्प से हम उस सॉल्यूट का मॉलिकुलर मास भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बेसिकली काफी ज्यादा फोकस रहता है जब हम ये कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं मॉलिकुलर मास फाइंड आउट करने में सॉल्यूट का, तो आप इस पे ज्यादा ध्यान दें, ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो स्टूडेंट अगर हमने एक्सपेरिमेंटल वे में किसी सॉल्वेंट का जो एलिवेशन है बॉइलिंग पॉइंट में किसी सॉल्यूट को ऐड करने पे हमने अगर फाइंड आउट कर लिया है, तो इसी एक्सप्रेशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। मोलैलिटी आपको पता है, फिर से वही हमने एक्सप्रेशन लिखा है, इसको हमने ग्राम वैल्यू, मोल होते हैं सॉल्यूट के, तो मोल ऑफ सॉल्यूट आप एक्सप्लेन कर सकते हैं ग्राम वैल्यू ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिकुलर मास, और फिर यहाँ पे आपके पास क्या है, जो सॉल्वेंट है उसका मास। वैसे बेसिकली केजी में होता है, यहाँ पे हमने 1000 से डिवाइड कर रखा है, दैट मीन यहाँ पे जो W1 की वैल्यू है वो किसमें है, ग्राम में। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद m की वैल्यू हम पुट कर देंगे इस एक्सप्रेशन में, तो हमारे पास कुछ इस तरीके की एक्सप्रेशन आ जाएगी, और इस एक्सप्रेशन को फर्दर फिर हम मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट पे डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास m2 हो जाएगा इक्वल टू, आप देख सकते हैं 1000 मल्टीप्लाई बाय ग्राम वैल्यू ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट और डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड मॉलिकुलर ग्राम वैल्यू ऑफ सॉल्वेंट। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास एक्सप्रेशन मॉलिकुलर मास फाइंड आउट करने के लिए सॉल्यूट का। अब अगर हम बात करें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, तो ग्राफ के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम इस कॉन्सेप्ट को। यहाँ पे हमारे पास दो कर्व्स हैं, एक हमारे पास सॉल्वेंट है, एक हमारे पास सॉल्यूशन का कर्व है। किसके रिस्पेक्ट में, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं हमारे पास वेपर प्रेशर भी क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है। तो अगर हम सॉल्वेंट की बात करें तो एक कर्व है हमारे पास, सिंपल कर्व, और आपको पता है वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है जब हम किसी सॉल्यूट को ऐड करते हैं सॉल्वेंट में। अगर आप एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सॉल्यूशन और प्योर सॉल्वेंट के लिए वेपर प्रेशर को देखना चाहें, तो अगर हम इस पॉइंट को यहाँ पे मार्क करें तो इसके लिए ये पॉइंट आ गया, और ये इसके कोऑर्डिनेट अगर आप देखें वेपर प्रेशर के, तो हम इजीली बता सकते हैं कि काफी इसमें डिफरेंस है। दैट मींस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा विद रिस्पेक्ट टू दी सॉल्यूशन। ठीक इसी तरीके से अगर हम इसको इंक्रीज करें, और हमने यहाँ पे मेंशन किया है इसका बॉइलिंग पॉइंट, कि हमें बॉइलिंग पॉइंट लगभग इस पॉइंट पे, इस टेम्परेचर पे हमको पता है कि सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट हमको मिल जाता है। बट जब हम उसमें सॉल्यूट ऐड कर देंगे और सॉल्यूशन प्रिपेयर कर देंगे, तो आप ये देख सकते हैं कर्व हमारा यहाँ तक जा रहा है, और यहाँ पे हमारे पास इससे ऊपर का जो वेपर प्रेशर है वो बेसिकली बॉइलिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा आप कह सकते हैं, और वही बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे इतना टेम्परेचर जो है आपको एडिशनल देना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा इस सॉल्यूशन को बॉइल करने के लिए। तो ये हमारे पास जो डिफरेंस है ये डेल टी है, यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का टॉपिक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जिसमें हमने डिस्कशन किया रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो बाकी के जो दो टॉपिक हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। होप आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा इस लेक्चर से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल डिस्कस अदर टॉपिक्स इन नेक्स्ट क्लास।